एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 21 है। 20 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चंस डाले गए हैं जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो आज वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल पे जब जाएंगे प्लेलिस्ट में तो उसमें यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 21 तक पहुँच सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूरा तात्विक खोजों के काल निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 92 235, कार्बन 6 14, हाइड्रोजन 1 3, ऑक्सीजन 8 18। पूछा जा रहा है कि पुरातात्विक खोजों के काल निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कार्बन C6 14 का। देखिए कार्बन डेटिंग के द्वारा जो है कि जो भी जीवाश्म हैं, मृत पेड़ पौधे हैं, उनकी आयु का अंकन किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। जब कोई कुल बल किसी वस्तु पर लगता है तब वह वस्तु बल की दिशा में त्वरण प्राप्त करती है, जिसमें त्वरण ... के साथ अनुपातिक होता है। वस्तु पर लगने वाला बल, वस्तु का वेग, वस्तु का द्रव्यमान, सभी विकल्प। देखिए जब कोई कुल बल किसी वस्तु पर लगता है तब वह वस्तु बल की दिशा में त्वरण प्राप्त करती है, जिसमें त्वरण जो है कि क्या वस्तु पर लगने वाला बल के साथ जो है कि अनुपातिक होता है। तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। देखिए न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है, वो क्या है? F बराबर ma। इसमें जो है कि इसका क्या मतलब है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये द्वितीय नियम है। तृतीय नियम क्या है? तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का, ठीक है। और प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम यह है कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नामक स्थिरांक पर आधारित होता है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, प्लैंक का स्थिरांक, कूलम्ब स्थिरांक, निर्वात में प्रकाश की गति। पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता किसका नामक स्थिरांक पर आधारित होता है? तो वो जो है कि होता है आपका निर्वात में प्रकाश की गति नामक स्थिरांक पर आधारित होता है। भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला टेमी चाय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, ओडिशा। भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला टेमी चाय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका कहाँ पे? सिक्किम में। बी ऑप्शन सही है। देखिए सिक्किम सरकार के द्वारा जो है कि 1969 सिक्किम सरकार के द्वारा 1969 में टेमी टी गार्डन स्थापित किया गया था, और ये सिक्किम का एकमात्र चाय बागान है, ठीक है। ये जो है कि सिक्किम का एकमात्र चाय बागान है और इसे भारत में और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, साक्षी मलिक। पूछा जा रहा है कि ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने जो है कि 2000 में सिडनी ओलंपिक में स्नैच में जो है कि 110 किलोग्राम और कुल 240 किलोग्राम के लिए जो है कि क्विक एंड जर्क श्रेणी में 130 किलोग्राम भार उठाया था। देखिए इन्होंने कांस्य पदक जीता उस टाइम पे, और ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली महिला जो है कि पहली भारतीय महिला ये बनी। देखिए इनको जो है कि 1994 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, 1994 में। 1995 में जो है कि इनको जो है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। और 1999 में नागरिक पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है इनको, ठीक है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है।
कौन सी? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, फ्लाइंग टू विन, फ्लाइंग इट माई वे, प्लाइंग इट माई वे, एसेस अगेंस्ट आर्ड। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है? तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। ये जो है कि 2014 में ये प्रकाशित हुई थी, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा। देखिए सचिन तेंदुलकर के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने 1994 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया, 1997-98 में जो है कि इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, इनको 1999 में पद्म श्री, 2008 में इनको जो है कि पद्म विभूषण और 2014 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है। लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है? स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन। पूछा जा रहा है कि लोकसभा की दूसरी पूछा जा रहा है दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सुमित्रा महाजन जी। ये लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष थी। ठीक है। ये जो है कि आपके लोकसभा 16वीं की अध्यक्ष थी ये। अगर हम बात करें पहली महिला अध्यक्ष की, तो पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार, दूसरी महिला अध्यक्ष हैं सुमित्रा महाजन। अच्छा, मीरा कुमार जो है कि कौन से नंबर की लोकसभा अध्यक्ष थी? ये तो मान लीजिए 16वें लोकसभा की अध्यक्ष थी हैं सुमित्रा महाजन, लेकिन मीरा कुमार किस लोकसभा की अध्यक्ष थी ये आप लोग बताइएगा। देखिए आज के डेट में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो आज के डेट में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। ठीक है। और संविधान का जो 93 है, ये जो है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात करता है कि लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनता है। ठीक है। अनुच्छेद 93 बताता है। 15 सितंबर को किसके जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है? बीरू सहस्त्राबुद्धि, मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया, ई श्रीधरन, शिव यादुरई। पूछा जा रहा है कि 15 सितंबर को किसके जन्मदिवस पर जो है कि राष्ट्रीय इंजीनियर डे मनाया जाता है? किसके जन्मदिवस पे? तो वो मनाया जाता है विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिवस पे। देखिए हर साल जो है कि 15 सितंबर को विश्वेश्वरैया की जयंती पर जो है कि इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। देखिए ये भारत के सबसे योग्य सिविल इंजीनियर थे, बांध बनाने वाले, ये सिविल इंजीनियर थे। देखिए ये एक अर्थशास्त्री भी थे और ये एक राजनेता भी थे। ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? स्टील उद्योग, बर्तन, चीनी मिल, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री। पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में स्थित जो नेपा नगर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है। नेपा नगर जो है कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, बुरहानपुर जिला में है ये, और यह एक जो है कि औद्योगिक बस्ती है। देखिए नेपा नगर ये अखबारी कागज़ और नेपा मिल्स लिमिटेड के लिए प्रसिद्ध है, तो इट मीन्स की न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए ये प्रसिद्ध है। तिमिथ उत्सव तमिलनाडु में किसके सम्मान में मनाया जाता है? पद्मावती, सीता, द्रौपदी, सुपर्णखा। तिमिथ उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है और किसके सम्मान में मनाया जाता है ये? तो देखिए तिमिथ या फायर वॉकिंग बोल सकते हैं समारोह, ये तमिलनाडु में होने वाला जो एक हिंदू त्यौहार है। और जो कि अग्नि परीक्षा समारोह ये द्रौपदी के सम्मान में ये मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। संस्कृत में दिया गया कथन अतिथि देवो भव का क्या अर्थ है? मैं आपको सलाम करता हूँ, अतिथि भगवान हैं, आपका दिन शुभ हो, आपसे फिर जल्दी मिलेंगे। देखिए जो संस्कृत में ये कथन है अतिथि देवो भव काफ़ी फेमस है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि अतिथि भगवान के समान है। इट मीन्स कि दूसरा ऑप्शन सही है। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? गुजरात, महाराष्ट्र, पुदुचेरी, तमिलनाडु। पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री सीमा जो है कि सबसे छोटी है?
देखिए गुजरात के बारे में अगर हम बात करें, गुजरात की सबसे बड़ी है, ये जो है कि 1215 किलोमीटर, ठीक है। महाराष्ट्र की कितनी है, तो ये 653 किलोमीटर। पुदुचेरी की 31 किलोमीटर है और तमिलनाडु की जो है कि 907 किलोमीटर है। देखिए पुदुचेरी ये हो जाएगा, पुदुचेरी जो है कि ये जो है कि इनकी 4 डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ कहाँ, तो एक तो मेन पुदुचेरी है जो कि तमिलनाडु सीमा पे स्थित है, दूसरा कराईकल है, ये भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तीसरा यनम है जो कि आंध्र प्रदेश की सीमा पे है, और चौथा माहे है जो कि केरल राज्य में स्थित है। पश्चिम में हंटर के चंद्रमा के रूप में किसे जाना जाता है? पौष पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। पश्चिम में हंटर के चंद्रमा के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। देखिए अक्टूबर के महीने में पूर्ण चंद्रमा को इस अवधि के दौरान जो है कि हंटर के चंद्रमा के रूप में जाना जाता है। लोग आमतौर पे जो है कि इस पर लोग आमतौर पे शिकार करना, वध करना और मीट को संरक्षित करना शुरू करते हैं, और भारत में इस अवधि को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार निम्नलिखित में क्या था? पेशा, जाति, लिंग, रंग। आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार निम्नलिखित में से क्या था? देखिए अगर हम बात करें ऋग्वैदिक कालीन की, तो उसमें जो है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज जो है कि प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। देखिए ऋग्वेद में जो वर्ण रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं जो है कि व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ये। देखिए ऋग्वेद में जो 9वां मंडल है उसमें एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ आटा पीसने वाली है। इस तरह से जो है कि अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन वो एक साथ रहते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, तो ये जो है कि सब पेशा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया? शक, होड़, मुगल, ग्रीक। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया? तो ये किया ग्रीक को। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? 1748 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में, 1698 ईस्वी में, 1248 ईस्वी में। देखिए वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? तो ये जो है कि पहुंचा 1498 ईस्वी में। देखिए केप ऑफ द गुड होप के रास्ते जो है कि वास्को डी गामा, ये पुर्तगाली था, ये पहुंचा आपका कालीकट, ठीक है। जब कालीकट पहुंचा तो वहाँ के शासक थे जमोरीन, बहुत गर्मरोशी से इनका स्वागत किया, और ये जो वास्को डी गामा था, इसने जो है कि पुर्तगाल के लिए व्यापार करने की अनुमति मांगी, किससे? जमोरीन से, ठीक है। तो पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था? तो अल्मीडा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ? 1880 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में। पूछा जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ? तो देखिए 1984 में ए.यू. ह्यूम जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया गया। किसका स्थापना किया गया? भारतीय राष्ट्रीय संघ की। इसका प्रथम अधिवेशन जो है कि 28 दिसंबर 1885 को हुआ। मतलब इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कहाँ पे? ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृति कॉलेज में आयोजित हुआ था। देखिए इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी जी थे। इन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय संघ है उसका नाम जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, और तभी जो है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया 1885 ईस्वी में, ठीक है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी थे। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला तथा जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड एल्गिन। वह गवर्नर जनरल जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी, कौन था वो? तो वो था
लॉर्ड डफरिन, तीसरा ऑप्शन। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? स्वामी विवेकानंद को, राम मोहन राय को, शिशिर कुमार घोष को, दादा भाई नौरोजी को। बाल गंगाधर तिलक, देखिए बाल गंगाधर तिलक जो है कि दादा भाई नौरोजी को अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। राजनैतिक गुरु किसको मानते थे? दादा भाई नौरोजी को। लेकिन वह अपना आध्यात्मिक तथा वैचारिक पथ प्रदर्शन जो है कि गणेश वासुदेव जोशी को मानते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है राजनीतिक गुरु। केसरी था तिलक द्वारा शुरू किया गया सामाजिक सुधार के लिए एक संगठन, अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र जिसके मालिक S.N. बनर्जी थे, एक मराठी समाचार पत्र और एक तमिल साप्ताहिक पत्र। केसरी क्या था? देखिए अगर हम बात करें केसरी की, तो केसरी जो है कि एक मराठी समाचार पत्र था। देखिए बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1882 ईस्वी में पत्रकारिता के कारण जो है कि सजा हुई थी इनको। क्यों हो गई? क्योंकि इनका पत्र था ये केसरी। ठीक है, ये जो है कि कोल्हापुर के महाराजा के प्रति दुर्व्यवहारपूर्ण लेख लिखने के कारण हुआ था। ठीक है, केसरी में ही जो इन्होंने जो कोल्हापुर के महाराजा थे उनके प्रति दुर्व्यवहारपूर्ण लेख इन्होंने लिखा था, इस वजह से इनको सजा हुई थी। ठीक है, और ये एक मराठी समाचार पत्र था। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, ए बी रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है? केवल वर्ग ए बी, केवल वर्ग ए, केवल वर्ग बी, कोई भी रुधिर वर्ग। ए बी की बात की जा रही है। ए बी रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रक्त दिया जा सकता है? देखिए ये जो है कि किसी भी रुधिर वर्ग वालों को दिया जा सकता है। देखिए ये क्या होता है ना, ए बी जो है कि सर्वग्राही होता है। ठीक है, ए बी क्या होता है? सर्वग्राही। तो कोई भी रुधिर वर्ग का जो है कि रक्त दिया जा सकता है इसको। ओ की हम बात करें तो वो जो है कि क्या होता है? ये डोनर होता है, मतलब सर्वदाता होता है। ठीक है, ये किसी को भी दे सकता है। ठीक है, मतलब सबको दिया जा सकता है ओ का। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1900 में, 1905 में, 1906 में, 1902 में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे मेरा ग्रुप है UPPCS करके, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, तो आप इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए। सारी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते ही तुरंत आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।